तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों हमारी जो शिक्षण वीडियो की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही थी उसके आज भाग 6 में हम 20% लेकर आए हैं और ये जो प्रश्न है हिंदी की जो टीचिंग मेथड है उनसे संबंधित ये प्रश्न होने वाले हैं। हिंदी जो सभी की कॉमन सब्जेक्ट है तो उससे संबंधित आज हम इस भाग में 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे जो प्रश्न है पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तथा इनकी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड है वो लगभग 80 नंबर्स का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हमने इन दोनों के लिए जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी और टीचिंग मेथड की टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी स्टार्ट की। तो आप इन दोनों जो टॉपिक हैं इनका अच्छे से अध्ययन करें और अगर इन प्रश्नों के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और इनकी जो आपको प्ले लिस्ट है वो मिल जाएगी री टीचिंग मेथड के नाम से, तो वहाँ पर आप एक बार विजिट कर सकते हो। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न हिंदी से संबंधित। आज के हमारे जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न आज हमारा, अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है वह जो छात्रों को डांटे। ऑप्शन 2 दे रखा है वह जो केवल पाठ पढ़ाए। ऑप्शन 3 दे रखा है वह जो छात्रों को प्रेरित करे और ऑप्शन डी दे रखा है वह जो परीक्षा में अच्छे अंक दिलाए और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है। वह जो छात्रों को डांटे नहीं हो सकता, वह जो केवल पाठ पढ़ाए वह नहीं हो सकता, वह जो परीक्षा में अच्छे अंक दिलाए ये हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही आंसर इसका रहेगा वह जो छात्रों को प्रेरित करे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद पद्धति में मुख्य रूप से किस पर बल दिया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है सुनने पर। ऑप्शन 2 दे रखा है अनुवाद पर। ऑप्शन 3 दे रखा है व्याकरण के नियमों पर। ऑप्शन 4 दे रखा है लेखन पर। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्याकरण अनुवाद पद्धति हिंदी की पद्धति है, इसके अंदर व्याकरण के नियमों पर बल दिया जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो पद्धतियां हैं या जो विधियां हैं ये आपको हिंदी में और संस्कृत में सेम सेम देखने को मिलेगी। तो अगर आप हिंदी की क्लियर कर लेते हो तो आपको संस्कृत में थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो हिंदी और संस्कृत की जो टीचिंग मेथड है वो काफी मिलते जुलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की पद्धति किस उद्देश्य को पूरा करती है। ऑप्शन 1 दे रखा है रटने की क्षमता। ऑप्शन 2 दे रखा है भाषा कौशल। ऑप्शन 3 दे रखा है लेखन का विकास। ऑप्शन 4 दे रखा है उच्चारण सुधार। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो हिंदी शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक की जो पद्धति है यानी पाठ्य पुस्तक से जो पढ़ाया जाता है या पाठ्य पुस्तक जो दी जाती है वो किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो भाषा कौशल की, भाषा सीखने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें से आंसर हो जाएगा। भाषा कौशल को लेकर ही वो किताब बनाई जाती है, भाषा कौशल से संबंधित। उसके अंदर व्याकरण के नियमों को और अन्य प्रकार के जो नियम है उनको इस प्रकार से समाहित किया जाता है कि बच्चे का जो भाषा कौशल है वो विकसित हो सके। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, संवादात्मक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्याकरण सिखाना। ऑप्शन 2 दे रखा है भाषा का व्यवहारिक प्रयोग। ऑप्शन 3 दे रखा है पाठ का अनुवाद करना। ऑप्शन 4 दे रखा है केवल पढ़ने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संवाद का मतलब क्या हो गया, जैसे बच्चों को बिठाकर एक दूसरे के विचारों को मतलब प्रकट करवाया जाना। तो उसमें क्या होगा, बच्चों का जो भाषा का जो प्रयोग है, भाषा का किस प्रकार से वो प्रयोग करते हैं यानी भाषा का जो व्यवहारिक प्रयोग किस प्रकार से वो कर रहे हैं वो ये हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर संवादात्मक पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, भाषा का व्यवहारिक प्रयोग होगा। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। हिंदी से संबंधित ये सारे प्रश्न है। ये इस बस संस्कृत में ये रहेगा कि इनको जो संवादात्मक पद्धति है इसमें उद्देश्य जो लिखा जाएगा वो संस्कृत में आ जाएगी सब चीजें और प्रश्न सेम टू सेम रहेगा। तो आप ये नहीं सोचे कि ये केवल हिंदी के लिए है या गणित वालों के लिए या विज्ञान वालों के लिए। ये जो मैंने प्रश्न लिए हैं ये सारे सब्जेक्ट जो भी हमारे चलते हैं, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, और इनके अंदर भी टीचिंग मेथड के अंदर जो उपलब्धि परीक्षण, मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, ये जो टॉपिक है ये जो मतलब हर सब्जेक्ट है उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो आप इनको एक बार देखें जरूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी में बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। ऑप्शन 1 दरका पाठ्य पुस्तक विधि। ऑप्शन 2 दरका प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन 3 दरका व्याकरण अनुवाद पद्धति। ऑप्शन 4 दरका परियोजना पद्धति। ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। हिंदी बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए सबसे अधिक जो उपयोग विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। हिंदी बोलना हो या कोई भी भाषा सीखने की जो सबसे अच्छी विधि है, कोई भी भाषा सीखने के लिए जो सबसे अच्छी विधि मानी गई है वो मानी गई है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, इसके अंदर वस्तु को मूर्त रूप में दिखाया जाता है और बालकों से उस वस्तु के बारे में पूछा जाता है। तो ये होती है प्रत्यक्ष विधि। संस्कृत में भी यह है और हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है ये विधि। तो ये तीनों सब्जेक्ट के लिए अच्छी विधि मानी जाती है। मतलब कोई भाषा को सीखने के लिए सबसे अच्छी जो विधि मानी गई है वो मानी गई है प्रत्यक्ष विधि। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 है, भाषा शिक्षण में सर्वित दृश्य सामग्री का उपयोग किस विधि में किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्याकरण अनुवाद पद्धति। ऑप्शन 2 दे रखा है प्रत्यक्ष पद्धति। ऑप्शन 3 दे रखा है मौखिक पद्धति। ऑप्शन 4 दे रखा है संवादात्मक पद्धति। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दृश्य सामग्री का प्रयोग तो प्रत्यक्ष विधि में भी किया जाता है, लेकिन सर्वित दृश्य सामग्री का जो प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा मौखिक पद्धति में। कौन सी में किया जाएगा, मौखिक पद्धति में हम बोल रहे हैं, और मौखिक पद्धति के लिए हम सर्वित दृश्य सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि प्रत्यक्ष पद्धति में केवल दृश्य सामग्री का ही प्रयोग किया जाता है। दृश्य दिखा दिया बच्चों को और बच्चों से ही उनके ऊपर कुछ भी चीजें बोलने के लिए बोला जाता है, जिससे क्या होता है, उनका भाषा का विकास होता है। लेकिन ये विधि भी इतनी कारगर नहीं है, लेकिन भाषा सीखने के लिए इसको सर्वोत्तम विधि बताया गया है।
तो सर्वदर्शी सामग्री का जो जो उपयोग है किसमें हो गया, मौखिक पद्धति में हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 है, वाक्य रचना का अभ्यास कराने के लिए कौन सी विधि सही रहेगी। ऑप्शन 1 दरका संवाद पद्धति, ऑप्शन 2 दरका व्याकरण अनुवाद पद्धति, ऑप्शन 3 दरका है मौखिक पद्धति, ऑप्शन 4 दरका संरचनात्मक पद्धति, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो वाक्य संरचना का अभ्यास कराने के लिए कौन सी विधि उपयोग रहेगी, तो संरचनात्मक पद्धति जो है वो सही रहेगी। संरचनात्मक पद्धति का मतलब हो गया कि पहले कर्ता आएगा, क्रिया आएगी या क्रम आएगा। इस प्रकार की जो संरचना रूप में वाक्य होता है उसको किस प्रकार से जमाया जाता है, कर्ता कहाँ आता है, क्रिया कहाँ आती है और क्रम कहाँ पर आता है। सही आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है, बालकों के लिए भाषा सीखने की प्राकृतिक विधि कौन सी है। ऑप्शन 1 दरका व्याकरण विधि, ऑप्शन 2 दरका मौखिक विधि, ऑप्शन 3 दरका प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन 4 दरका पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो मैंने आपको बताया बालकों के लिए भाषा सीखने की जो प्राकृतिक विधि है वो कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आपने पढ़ी भी होगी, विधि काफी इंपॉर्टेंट विधि है संस्कृत की दृष्टि से और हिंदी दोनों की दृष्टि से। तो इसका उपयोग होता है भाषाओं को सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है प्रत्यक्ष विधि। तो सही आंसर हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 है, संरचनात्मक पद्धति में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 दरका है नियमों का प्रतिपादन, ऑप्शन 2 दरका है उदाहरण आधारित अभ्यास, ऑप्शन 3 दरका है अनुवाद, ऑप्शन 4 दरका है प्रश्नोत्तर, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो संरचनात्मक पद्धति में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो उदाहरण आधारित उनको अभ्यास के जो सवाल है वो देने पड़ते हैं। जैसे हम संधि पढ़ा रहे हैं तो संधि में संरचनाएं होती है शब्दों की, और क्या है, जैसे विद्या प्लस आलय हम बना रहे हैं, विद्या प्लस आलय यानी कि विद्यालय शब्द हमने बना दिया, विद्यालय शब्द हमने बना दिया। तो इसको समझाने के लिए और हम क्या करेंगे, उदाहरण सहित और भी जो बहुत सारे जो एग्जाम्पल है वो हम इसको देंगे संरचनात्मक पद्धति में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी शिक्षण में खेल विधि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 दरका है लिखने का अभ्यास, ऑप्शन 2 दरका है उच्चारण सुधार, ऑप्शन 3 दरका कौशल विकास, ऑप्शन 4 दरका है पाठ का अनुवाद, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो हिंदी शिक्षण में खेल विधि का जो उपयोग किया जाता है वो लिखने का अभ्यास नहीं हो सकता, उच्चारण सुधार नहीं हो सकता और पाठ का अनुवाद नहीं हो सकता। कौशल विकास जैसे सामाजिक कौशल हो गए या और भी जो कौशल हमारा सुनना कौशल हो गया या मानसिक कौशल है, सामाजिक कौशल है, शारीरिक कौशल है, ये जिस कौशल है इनका उपयोग किया जाता है खेल विधि में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक कौशल के लिए काफी अच्छी विधि होती है ये सामाजिक कौशल के लिए, और एक शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए खेल विधि में लगभग जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो आयाम है उनकी पूर्ति होती है। तो सही आंसर इसका रहेगा कौशल विकास के लिए, सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 है, भाषा चार कौशलों का संबंध किससे है। भाषा के 4 कौशलों का संबंध किससे है। तो ऑप्शन 1 दरका है बोलना सुनना पढ़ना लिखना, ऑप्शन 2 दरका है लिखना अनुवाद सुनना समझना, ऑप्शन 3 दरका व्याकरण शब्दावली अनुवाद और लेखन, ऑप्शन 4 दरका सुनना व्याकरण पढ़ना अनुवाद, ऑप्शन 3 दरका है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा कौशलों का जो संबंध है वो है LSR और डब्ल्यू। एल फॉर लिसनिंग, लिसन करना, और स्पीच यानी बोलना, और रीड करना यानी पढ़ना, और राइट मतलब लिखना। ये तो है इसका सामान्य क्रम, यानी कि बोलना लिखना पढ़ना, सुनना आएगा पहले, तो सुनना कर लेते हैं अपने यहाँ पे, स्पीच यानी सुनना, लिसन यानी सुनना, और स्पीच यानी बोलना। इसके अंदर क्रम से नहीं लिखा हुआ है, बस ये पूछा है कि भाषा 4 कौशलों का संबंध किन से है, बस ये पूछा है। तो इसका जो क्रम है वो है LSRW। तो बोलना हो गया, बोलना क्या, सबसे पहले आएगा सुनना। इसके अंदर क्रम से नहीं लिखा हुआ है, बस ये पूछा है हमसे कि कौन सा 4 कौशल है। तो इसके अंदर सबसे पहले होता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो ये 4 कौशल हैं जिनका क्रम भी इसी प्रकार से है। लेकिन मारिया मोंटेसरी इन्होंने LSWR माना है, यानी कि पहले सुनना, फिर बोलना, और फिर लिखना, और फिर पढ़ने को इन्होंने लास्ट में रखा है। और एक सरयू प्रसाद और है, इन्होंने लिखना और पढ़ने को एक साथ रखा है, और 3 ही कौशल इन्होंने बताया LSR+W, इन्होंने इस प्रकार से बताया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बोलना सुनना और पढ़ना और लिखना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी भाषा शिक्षण में अधिक प्रभावी परिणाम के लिए कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है। ऑप्शन 1 दरका द्विभाषी पद्धति, ऑप्शन 2 दरका प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन 3 दरका व्याकरण अनुवाद पद्धति, ऑप्शन 4 दरका मिश्रित विधि, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो हिंदी भाषा शिक्षण में अधिक प्रभावी परिणाम के लिए कौन सी विधि अधिक उपयोगी, तो मिश्रित विधि अधिक उपयोगी होती है। मिश्रित विधि में क्या होता है, जैसे हम पाठ पढ़ाते जा रहे हैं उसी के साथ में उनके व्याकरण के नियमों का समझाते जाना, ये होती है मिश्रित विधि। और अलग से विधियां भी होती है, जैसे व्याकरण विधि हो गई, भाषा संस्कृत विधि हो गई, व्याकरण अनुवाद विधि हो गई, ये सारी विधियां मतलब इनको मिक्स करके पढ़ाया जाए तो हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अधिक प्रभावी परिणाम के लिए मिश्रित विधि ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा
शिक्षण विधियों के वर्गीकरण में समष्टि विधि किस पर आधारित है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्तिगत सीखने पर, ऑप्शन 2 दे रखा है सामूहिक प्रयास पर, ऑप्शन 3 दे रखा है व्याकरण के ज्ञान पर, ऑप्शन 4 दे रखा है भाषा कौशल के अभ्यास पर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षण विधियों के वर्गीकरण में समष्टि जो विधि है वो किस पर है? सामूहिक प्रयास पर आधारित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 है, प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत शिक्षार्थियों को किस प्रकार की गतिविधियां दी जाती है? ऑप्शन 1 दरकार लिखने की गतिविधियां, ऑप्शन 2 दरकार स्वतंत्र और रचनात्मक कार्य, ऑप्शन 3 दरकार पाठ रटने का अभ्यास, ऑप्शन अनुवाद कार्य, ऑप्शन 5 दरकार अनुत्तरित प्रश्न। तो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट विधि होती है जिसके प्रवर्तक है जॉन डीवी और कई जगह पर इसको किलपैट्रिक भी दे रखा है इसका जो प्रवर्तक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बच्चों को स्वतंत्र और रचनात्मक कार्य करने के लिए छूट दे दी जाती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इनको कुछ समय दिया जाता है या क्लास में भी ग्रुप बनाकर प्रोजेक्ट कार्य दे दिया जाता है या घर के लिए दे दिया जाता है। इससे बालकों में स्वतंत्र और रचनात्मक कार्य करने की जो प्रवृत्ति है वो विकसित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी शिक्षण में भाषा प्रयोग पर अधिक बल किस विधि में दिया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्याकरण विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है संरचनात्मक विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो हिंदी शिक्षण में भाषा प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है प्रत्यक्ष विधि में। कौन सी पर दिया जाता है? प्रत्यक्ष विधि में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। प्रत्यक्ष विधि के अंदर ही भाषा प्रयोग पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। सी आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, पाठ्य पुस्तक विधि का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्याकरण की समझ, ऑप्शन 2 दे रखा है मौखिक अभ्यास, ऑप्शन 3 दे रखा है पाठ्य पुस्तक के अध्याय, ऑप्शन 4 दे रखा है उच्चारण का अभ्यास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पाठ्य पुस्तक विधि का जो मुख्य आधार है वो है पाठ्य पुस्तक की जो अध्याय उसके अंदर दिए जाते हैं। पाठ्य पुस्तक दी भी इसलिए जाती है कि पाठ्य पुस्तक के अंदर जो अध्याय दे रखे हैं हम उनको पढ़ाएं और उनका कोर्स जो कंप्लीट कराएं। तो पाठ्य पुस्तक विधि का मुख्य आधार भी यही कि पाठ्य पुस्तक के अध्याय जो दे रखे हैं वो शिक्षकों के लिए इंपॉर्टेंट है तथा बच्चों को उनका अध्ययन करवाएं। तो ये इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। पाठ्यपुस्तक के अध्याय ही पाठ्यपुस्तक विधि का मुख्य आधार होते हैं। इसके अलावा पाठ्यपुस्तक विधि ये नहीं बताती कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ानी होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा 17 है, पुनरावृत्ति का महत्व किस विधि में है? ऑप्शन 1 दे रखा है संरचनात्मक विधि में, ऑप्शन 2 दे रखा है व्याकरण विधि में, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रत्यक्ष विधि में, ऑप्शन 4 दे रखा है पाठ्य पुस्तक विधि में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पुनरावृत्ति का महत्व जो किस विधि में है तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा संरचनात्मक विधि में। कौन सी में? संरचनात्मक विधि में पुनरावृत्ति का महत्व होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। मैंने संरचनात्मक विधि बताई थी आपको अभी। जिस प्रकार से हम संधि वगैरह पढ़ा रहे हैं तो उनसे संबंधित जो अन्य एग्जाम्पल है उनको हम देकर पुनरावृत्ति करवा के उनके अभ्यास पर जोर दिया जा सकता है और बालकों को सीखने के लिए काफी उपयोगी विधि है। पुनरावृत्ति के द्वारा भी बालकों को सिखाया जा सकता है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, हिंदी शिक्षण में बच्चों को भाषा के व्यवहारिक उपयोग की आदत किस विधि से सिखाई जा सकती है? हिंदी भाषा में बच्चों को भाषा के व्यवहारिक उपयोग की आदत किस विधि से सिखाई जा सकती है? तो मौखिक विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है अनुवाद विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है रचनात्मक विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है खेल विधि। तो बच्चों में भाषा के व्यवहारिक उपयोग की आदत किस विधि से सिखाई जा सकती है? मौखिक विधि से सिखाई जा सकती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। मौखिक विधि से बच्चों को भाषा के व्यवहारिक उपयोग की विधि सिखाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा शिक्षण में दृश्य सामग्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है समझ बढ़ाने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है पाठ याद करने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है अनुवाद करने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है व्याकरण के नियम सीखने के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो हिंदी भाषा शिक्षण में दृश्य सामग्री का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है समझ बढ़ाने के लिए। किसी भी सब्जेक्ट में अगर ये प्रश्न आता है, ये हिंदी भाषा के लिए नहीं, जैसे विज्ञान शिक्षण में दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है समझ बढ़ाने के लिए। या गणित में पूछा जाए तो गणित में भी दृश्य सामग्री का उपयोग किस लिए किया जाता है? समझ बढ़ाने के लिए। बस यहाँ पर हिंदी की जगह कोई भाषा का नाम आ सकता है और दृश्य सामग्री संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये, समझ बढ़ाने के लिए। सर्वदृश्य सामग्री की जो सिद्धांत है उनमें भी है ये समझ बढ़ाने के लिए या वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है सर्वदृश्य सामग्रियां। तो इस सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 है, बच्चों में भाषा कौशल विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा है इसका व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है मौखिक विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है संरचनात्मक विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है संवादात्मक विधि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुचित प्रश्न। तो बच्चों में या बालकों में भाषा कौशल विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी जो विधि है वो संवादात्मक विधि। संवादात्मक मतलब एक दूसरे से बातचीत करवाना। तो उससे क्या होगा, बालक सुनेगा भी और उसको समझेगा भी और उसको बोलेगा भी, उसके जवाब भी देगा। तो इससे क्या होगा, भाषा कौशल की जो चारों विकास है, चारों कौशल है भाषा की, उनका विकास होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी शिक्षण से संबंधित 20 प्रश्न हमने इसके अंदर लिए हैं। यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आने वाले जो भाग है उसके अंदर हमने 30 प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी है, 30% हम रोजाना उसमें हल करेंगे क्योंकि परीक्षा भी हमारी नजदीक आ चुकी है। तो अगर आप इन प्रश्नों को, एक तो जो इनकी प्लेलिस्ट है वो हमने बना रखी है टीचिंग मेथड के नाम से, तो आप वहाँ से एक बार विजिट कर ले तो आपको क्या है ये क्रम वाइज मिल जाएंगे और पढ़ने में थोड़ी सुविधा रहेगी।
और पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको भी ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और हमने जो रीट साइकोलॉजी की जो टेस्ट वो 25% की जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है वो भी आपको मिल जाएगी। और उसमें हम रोजाना 30% उसके अंदर हम हल कर रहे हैं। तो वो काफ़ी अच्छे प्रश्न है जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है सारे के सारे वो लिए हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली तो आपकी क्या होगी, उससे थोड़ी समझ बन जाएगी और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उनके भी आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि थ्योरी सब पढ़ते हैं, अगर थ्योरी पढ़ के आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो आप ये सोच लीजिए कि आपके अगर 20% आप हल करके जा रहे हो तो आपके 8 या 10% ही सही होंगे। अगर थ्योरी पढ़ के केवल आप उठ के चले जाते हो, अगर आप क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्योंकि साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड इस प्रकार के टॉपिक हैं, इनमें आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पर प्रैक्टिस करनी ही होगी, जब जाके आपके मतलब अच्छे नंबर आने की संभावना बनेगी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए आप यूट्यूब चैनल पर बने रहें।